हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस। आपने इससे पहले फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की है और अब हम रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। ये सर्किट डायग्राम है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक के सर्किट डायग्राम में एक तो डिफरेंस ये है कि पहले यहाँ पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। अब आपने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया तो P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से। दूसरा जो करंट है फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में था, यहाँ माइक्रो एम्पियर में होगा। बाकी सर्किट में सब कुछ सेम है। ओके, तो रिवर्स बायस में इनिशियली एक स्मॉल करंट होगा ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, और लेकिन जैसे ही आपने, क्योंकि इससे पहले भी रिवर्स बायसिंग में जब आपने पढ़ा था टॉपिक, तो क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर यानी जिसको आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा था उससे ज़्यादा अगर आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेट होते हैं, और जिसकी वजह से रिवर्स बायस में फिर सडनली करंट इंक्रीज होता है। तो पहले क्या होगा, शुरू में एक बहुत ही स्मॉल करंट होगा माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, और उसके बाद जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी तो सडनली बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे, और जिनकी वजह से करंट भी सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो चलिए अब हम ये लिखते हैं। इनिशियली देयर इज ए स्मॉल करंट, इनिशियली देयर इज ए small current due to minority carriers, due to minority carriers, okay, and it is independent of applied reverse voltage and is independent of applied reverse voltage, applied reverse voltage. As the reverse voltage is increased, as the reverse voltage is increased to Zener or breakdown value, to Zener or breakdown value, a large number of covalent bonds are broken. A large number of covalent bonds are broken, and reverse current increases suddenly, and reverse current increases suddenly. ओके, तो ये होगी प्रोसेस। तो रिवर्स करंट का ग्राफ क्या आएगा इसमें? रिवर्स करंट का ग्राफ होगा, रिवर्स करंट को हम नेगेटिव एक्सिस पर लेंगे, तो इसमें करंट होगा माइक्रो एम्पियर में सॉरी, और यहाँ पर इस एक्सिस पर अप्लाइड वोल्टेज लेंगे। तो पहले बहुत ही एक स्मॉल करंट होगा इस तरह से, यानी वैल्यू इतनी ही होगी सिर्फ करंट की, एंड देन जैसे ही ये वैल्यू पहुंच जाएगी ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल, तो करंट सडनली इंक्रीज होगा। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं जीनर और ब्रेकडाउन वोल्टेज।
ये जो वैल्यू है दिस इज जीनर और ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर और ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये वैल्यू आपकी जीनर और ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी जिस पर रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज होता है। तो ये VI ग्राफ होगा फॉर ए रिवर्स बायस PN जंक्शन। ओके, और जो करंट की इक्वेशन होगी PN जंक्शन में, द करंट इन PN जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस में जो करंट की इक्वेशन होगी, द करंट इन PN junction diode is given by I equal to I naught e raised to power EV by KT minus 1। V applied voltage है, K Boltzmann constant, T temperature, I naught is reverse saturation current। Okay, so I naught is reverse saturation current। V is potential difference across diode, V potential difference across डायोड। तो स्टूडेंट, ये था आपका टॉपिक रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे। तो अगर आपने DC वोल्टेज अप्लाई किया है तो DC या स्टैटिक रेजिस्टेंस कहेंगे, और AC अप्लाई किया है तो AC और डायनेमिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ओके, तो पहले हम डिफाइन करेंगे DC और स्टैटिक रेजिस्टेंस, DC और static resistance of a diode। तो it is ratio of DC voltage across the diode to DC current through the diode। It is ratio of DC voltage across the diode to DC current through the diode, ओके। तो यानी आपका जो DC रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वोल्टेज बाय करंट, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। फिर है AC और डायनेमिक रेजिस्टेंस, AC और डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ओके, तो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, वेरिएशन होता है उसमें साइन या कोस के अकॉर्डिंग। ओके, तो उसमें अप्लाइड वोल्टेज भी चेंज होगी और अप्लाइड करंट भी चेंज होगा। तो it is ratio of change in applied voltage to change in current। It is ratio of change in applied voltage to change in current, It is ratio of change in applied voltage to change in current। तो RAC होगा आपका डेल्टा V डिवाइड बाय
डेल्टा आई, डेल्टा वी चेंज इन वोल्टेज, डेल्टा आई चेंज इन करंट। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। A device which converts AC into DC, AC into DC is called rectifier. Is called rectifier. और ये जो प्रोसेस है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की, इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ओके, तो हम लिखेंगे दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इंटू DC is called rectification. Rectification is called rectification. और हम यहाँ पर एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, हमने पढ़ा भी है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होती है तो करंट फ्लो करता है, मिली एम्पियर में होता है। जब रिवर्स बायस में होती है तो करंट नहीं फ्लो करता, क्योंकि माइक्रो एम्पियर में होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे ए जंक्शन डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड डज नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस्ड। ए जंक्शन डायोड conducts only when forward biased and do not conduct when reverse biased. Do not conduct when reverse biased. ओके, तो दो तरह की रेक्टिफायर आपके सिलेबस में है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। पहले हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, चलिए पहले वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए एसी के एक कंप्लीट साइकिल में, ये आपका एसी का एक कंप्लीट साइकिल है, तो एक पॉजिटिव हाफ होता है, एक नेगेटिव हाफ होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इन दोनों में से सिर्फ एक ही हाफ को कन्वर्ट करेगा, या तो पॉजिटिव को कन्वर्ट करेगा या नेगेटिव को। ये एक में ही आउटपुट देगा, या तो पॉजिटिव के लिए देगा या नेगेटिव के लिए देगा, दोनों के लिए आउटपुट नहीं देगा। यानी ये सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आउटपुट देगा, या पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। तो ए रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स ओनली वन हाफ ऑफ एसी इंटू डीसी इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो चलिए लिखते हैं ए रेक्टिफायर which converts only one half
ऑफ AC into DC is called half wave rectifier, is called half wave रेक्टिफायर। तो पहले हम इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। यहां पर एक AC इनपुट होगा और यहां एक कॉइल होगी, कॉइल P, इसके साथ इंडक्टिवली कपल्ड एक दूसरी कॉइल होगी, ये दूसरी कॉइल है S। इस कॉइल के साथ यहां पर एक डायोड हम कनेक्ट करेंगे, डायोड D, ये इसका P साइड है, ये N साइड है, PN जंक्शन का, ओके। और इसके अक्रॉस यहां एक लोड रेजिस्टेंस होगी RL, और लोड रेजिस्टेंस के आप अक्रॉस आउटपुट रिसीव करेंगे। तो ये है सर्किट डायग्राम। तो चलिए समझते हैं कि कैसे काम करेगा। ये क्या है? ये AC इनपुट है, AC इनपुट, ये AC इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इस AC इनपुट का पॉजिटिव हाफ आएगा, ये इनपुट साइकिल है आपका, तो जब इसका पॉजिटिव हाफ आएगा तो अपर एंड ऑफ P, अभी आप पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखना, अगर बनाना है सिर्फ आप ये डायग्राम बना लीजिए, ओके। तो जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो कॉइल P, प्राइमरी कॉइल का अपर एंड पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से P और S में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, क्योंकि यहां अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, और करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगी, यानी म्यूचुअल इंडक्शन होगा इन दोनों में। और इस तरह से होगा कि लेंज लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो जिस रीजन से प्रोड्यूस हुई है इंड्यूस्ड EMF, उसी रीजन को अपोज करती है। जिस कारण से इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुई है उसी कारण को इंड्यूस्ड EMF अपोज करती है। तो यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब ये इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा सो दैट ये इसको रिपेल कर सके, और ये नेगेटिव हो जाएगा सो दैट ये इसको रिपेल कर सके। तो पॉजिटिव हाफ में क्या होगा? upper end of P will be positive, lower end of P will be negative, and due to mutual induction, upper end of S will also be positive, lower end of P S will be negative. अब देखिए डायोड D का P अपर एंड से कनेक्टेड है, हो गया पॉजिटिव से, N नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो डायोड क्या हुई? फॉरवर्ड बायस। अगर फॉरवर्ड बायस हुई तो क्या होगा? आपका आउटपुट आएगा, ये आपका आउटपुट आ गया, ओके। यहां मैं आउटपुट ड्रॉ कर रहा हूं, ये आउटपुट आ गया। फिर उसके बाद होगा नेगेटिव हाफ आएगा। अब नेगेटिव हाफ आएगा जब, तो क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हाफ आएगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव सो दैट ये इसको अपोज कर सके, ये पॉजिटिव सो दैट इसको अपोज कर सके, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव को। तो अब आपकी डायोड क्या हुई? देखिए P तो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और N पॉजिटिव से, रिवर्स बायस हो गई, और रिवर्स बायस में आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, तो इसलिए नेगेटिव हाफ के लिए कोई आउटपुट नहीं आएगी। फिर से अगेन पॉजिटिव आएगा तो फिर इस टाइप की आएगी आउटपुट। तो पॉजिटिव के लिए आउटपुट आएगी, नेगेटिव के लिए नहीं आएगी, पॉजिटिव के लिए फिर आएगी, नेगेटिव के लिए फिर नहीं आएगी। तो ये देखिए एक हाफ के लिए आउटपुट आ रही है, एक के लिए नहीं आ रही है, ठीक। तो ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपको हाफ ऑफ दी AC साइकिल के आउटपुट देगा और अदर हाफ की आउटपुट नहीं देगा, ओके स्टूडेंट। तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हमने जो अभी डिस्कस किया है उसको हम लिखते हैं, ओके। ये आपका सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो अब हम इसकी वर्किंग लिखेंगे। अब ये जो सिंबल्स हैं नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आप चाहें तो अपने
सर्किट में अभी ना ड्रॉ करें, सिर्फ आप बाकी सर्किट बना दें और ये सिंबल आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। इसको हम टेक्स्ट में लिख देंगे कि पॉजिटिव हाफ में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, और यहाँ आप चाहे ना बनाएं। ओके, ऑलराइट, तो चलिए लिखते हैं वर्किंग। तो जो मैंने अभी आपको समझाया है वही आप वर्किंग में लिखेंगे अब। तो व्हेन पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट सिग्नल इज गिवन, व्हेन पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट सिग्नल is given, through the primary coil ये P है, okay, through the primary coil P। तो प्राइमरी के थ्रू जब आप पॉजिटिव हाफ देंगे एसी इनपुट का, and induced EMF is produced in the secondary coil यानी coil S due to mutual induction, due to mutual induction। okay, हमने लिखा when positive half of AC input signal is given across the primary coil, induced EMF and induced EMF is produced in secondary coil S, और क्यों? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यू टू mutual induction। Okay. The direction of induced EMF will be such that upper end of S will become positive and lower end of S will become negative। Okay. The direction of induced EMF will be such that upper end of S will be positive and lower end of S will be negative। तो अपर एंड पॉजिटिव होगा, लोअर एंड नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो अपर एंड ऑफ P पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव, और उसको रिपेल करने के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, फिर P पॉजिटिव से हो जाएगा एंड नेगेटिव से होगा, तब तो आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये जो सिंबल है ये रिवर्स बायस के नेगेटिव हाफ के लिए हमने ड्रॉ किए थे। नेगेटिव हाफ में क्या होगा? ये अपर एंड ऑफ P नेगेटिव, लोअर पॉजिटिव, तो इसलिए S का अपर नेगेटिव, P पॉजिटिव, लोअर पॉजिटिव, तो P नेगेटिव से N पॉजिटिव से रिवर्स बायस, इसलिए यहाँ कोई आउटपुट नेगेटिव हाफ के लिए नहीं आई थी। ओके, तो हमने यहाँ लिखा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी सच दैट upper end of S will be positive and lower end of S will be negative. Since upper end of S is connected to P region and lower end to N region, since upper end of S is connected to P region and lower end of S to N region, देखिए ये अपर एंड है
P से कनेक्टेड है, ये N लोअर एंड से कनेक्टेड है कॉइल S के। तो सिंस अपर एंड of S is connected to P region and lower end of S is connected to N region of the junction diode तो क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगी, क्योंकि अपर एंड क्या है, पॉजिटिव, लोअर एंड क्या है, नेगेटिव, और अपर एंड P से कनेक्टेड है, यानी P पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N नेगेटिव से, लोअर एंड से कनेक्टेड है। तो P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से कनेक्टेड हो अगर, तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। ओके, एंड लोअर एंड ऑफ S to N region of junction diode, so the diode is forward bias. So the diode will be forward biased, कि तो इस तरह से फॉरवर्ड बायस होगी तो क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा, एंड करंट विल फ्लो इन द सर्किट, एंड करंट विल फ्लो इन द circuit. Current will flow in the circuit. So output is obtained for the negative half, positive half. Okay, the output और किसके अक्रॉस, इस लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस। तो the output is obtained, across load resistance RL, तो ये देखिए पॉजिटिव हाफ के लिए ये आउटपुट आ गई। अब नेगेटिव हाफ के बारे में लिखते हैं। व्हेन नेगेटिव हाफ ऑफ AC इनपुट इज गिवन, व्हेन नेगेटिव हाफ of AC input is given through coil P, तो नेगेटिव हाफ में क्या होगा, S का अपर एंड नेगेटिव हो जाएगा और लोअर एंड पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। The upper end of coil S will be negative and lower end of S will be positive due to mutual इंडक्शन। तो ये होगा नेगेटिव हाफ में, जो अभी साइन आपने बनाए हुए हैं, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो इसमें अब क्या हुआ, P नेगेटिव से कनेक्ट है, N पॉजिटिव से नेगेटिव हाफ में, तो डायोड क्या हुई, रिवर्स बायस। सो द डायोड विल बी रिवर्स बायस एंड विल नॉट कंडक्ट। सो द डायोड will be reverse biased and will not conduct। तो इसलिए आउटपुट में आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगा। Hence we get no output across the load resistance during negative half of AC input। Hence we get no output across RL। RL क्या है आपकी, लोड रेजिस्टेंस, across RL during negative half of AC input। तो नेगेटिव हाफ में आपको आउटपुट नहीं मिलेगी,
सिर्फ पॉजिटिव हाफ में आपको आउटपुट मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये एक डिसएडवांटेज है हाफ वेव रेक्टिफायर की कि जो आउटपुट सिग्नल है वो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि आपको हाफ में ही आउटपुट मिलेगी, अनदर हाफ में नहीं मिलेगी। दूसरा, जो आपकी आउटपुट है वो प्योर डीसी नहीं है, अभी उसमें एसी कंपोनेंट भी है। तो अब हम लिखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। Disadvantage of half wave rectifier. So number one, since output signal is discontinuous, its efficiency is small. Since output signal is discontinuous, its efficiency is small. Its efficiency is small. तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी स्मॉल होगी। सेकेंड, आउटपुट इज नॉट प्योर डीसी। आउटपुट इज नॉट प्योर डीसी। ओके, और जो एसी कंपोनेंट होगा इसमें, ये होगा आई नोट डिवाइड बाय पाई इंटू आर एल। आई नोट बाय पाई इंटू आर एल। ओके, आई नोट होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी हाफ वेव करंट, यानी कॉइल एस में जो हाफ वेव करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। आई नोट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाफ वेव करंट। तो जो कॉइल एस में हाफ वेव करंट होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट, ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। ये सिर्फ हाफ ऑफ एसी इनपुट को ही आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। आपने हाफ वेव रेक्टिफायर कर लिया है, अब है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर आपको दोनों हाफ के लिए आउटपुट देगा। जैसे हाफ वेव में सिर्फ एक हाफ के लिए आता है आउटपुट, या तो पॉजिटिव हाफ के लिए या नेगेटिव हाफ के लिए, तो फुल वेव में दोनों हाफ ऑफ एसी इनपुट के लिए आपके पास आउटपुट होगा। तो इट कन्वर्ट्स बोथ हाफ्स ऑफ एसी इनपुट इनटू डीसी। इसका सर्किट डायग्राम होगा, ये आपका एक एसी इनपुट होगा, यहां से ये उसका प्राइमरी कॉइल होगा, और उसके साथ इस तरह से इंडक्टिवली कपल्ड सेकेंडरी कॉइल होगा एस। इसमें दो डायोड लगेंगी एक के बजाय। ये एक डायोड D1 है और ये एक डायोड D2 है। और जो आउटपुट है
वो यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस RL है, इसके अक्रॉस यहाँ पर आपका आउटपुट होगा, इसके अक्रॉस आप आउटपुट लेंगे। ये क्या है, यहाँ पर AC इनपुट है कि तो जब आप AC इनपुट का ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, तो जब आप AC इनपुट का पॉजिटिव हाफ देंगे तो अपर एंड ऑफ P पॉजिटिव होगा, लोअर एंड नेगेटिव। और जिस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने डिस्कस किया था, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से S का अपर एंड पॉजिटिव और लोअर एंड नेगेटिव। तो अब देखिए डायोड D1 का ये P है, पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया है और ये नेगेटिव से इधर कनेक्ट हो गया है। तो D1 तो फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन D2 का P नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव हाफ जब इनपुट दे रहे हैं तो D1 तो आपका फॉरवर्ड बायस हो जाता है, D2 रिवर्स बायस। तो D2 तो कंडक्ट करेगा नहीं, तो कंडक्ट क्या करेगा, D1। तो यानी करंट इन द सर्किट विल बी ओनली ड्यू टू D1। तो D1 की वजह से इस तरह से आपका करंट फ्लो करेगा। ओके, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। मान लीजिए ये पॉइंट मैं X लिख देता हूं, ये पॉइंट Y, तो यानी RL के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन क्या है, X से Y है। तो ये करंट फ्लो करेगा I इन द सर्किट। ओके, तो यहां पर हमने इसीलिए आउटपुट यहां से लिया है, क्योंकि अगर हम पहले की तरह यहां पर RL लगाकर इधर लेते आउटपुट, तो क्या होता, ये D2 तो कंडक्ट करता ही नहीं, तो यानी सर्किट एक तरह से ब्रेक हो जाता, तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाता सर्किट में, बेशक आपका फिर D1 कंडक्ट करता। ओके, तो आउटपुट हमने इसलिए आउटपुट के लिए RL यहां पर लगाया, तो अभी इतने सर्किट में करंट फ्लो करेगा। फिर जब आप नेगेटिव हाफ देंगे AC इनपुट का, तो अपर एंड ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये भी नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब D1 का जो P है, ये P है, ये N है, तो ये P नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो अब D1 रिवर्स बायस हो गया, और अब D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि D2 का ये P पॉजिटिव से और ये N नेगेटिव से। तो नेगेटिव हाफ जब आपने इनपुट का दिया, तब D1 रिवर्स बायस में, D2 फॉरवर्ड बायस में, तो यानी D1 की वजह से करंट नहीं होगा, D2 की वजह से होगा। तो अब करंट क्या होगा आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा नेगेटिव हाफ में। तो अब भी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, X से Y की तरफ है। पॉजिटिव हाफ में भी X से Y थी, नेगेटिव हाफ में भी X से Y है, तो यानी आउटपुट सेम आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में आएगी। तो इस वजह से जो आउटपुट आएगी वो आपकी ये पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट, और फिर ये नेगेटिव हाफ के लिए भी पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम आ रही है, यूनि डायरेक्शनल है। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज हो रही होती तो ये आउटपुट नेगेटिव मानते हैं हम, लेकिन इसमें भी ये देखिए पॉइंट X से Y की तरफ आ रही है पॉजिटिव हाफ में भी, और नेगेटिव हाफ में भी पॉइंट X से पॉइंट Y आ रहा है करंट आउटपुट में। तो इसलिए जो आउटपुट है ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों के लिए आ रही है, और दोनों के में सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो ये आपकी आउटपुट होगी। तो अब हमने जो डिस्कस किया है उसको हम लिखते हैं, टेक्स्ट में लिखेंगे। ओके, तो चलिए लिखते हैं इसका वर्किंग। When positive half of AC input is given, when positive half, तो वर्किंग लिखते हैं, when positive half of AC input is given through coil P, through coil P, तो अपर एंड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ जाएगा P का अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव, तो S का भी अपर एंड पॉजिटिव होगा और लोअर एंड नेगेटिव होगा। अपर एंड ऑफ coil S becomes positive and lower end of coil S become negative due to mutual induction।
ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो यानी पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ में अपर एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। तो D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 आपका रिवर्स बायस है जब आपने पॉजिटिव हाफ दिया है। ओके, सो डायोड D1 is forward biased and D2 is reverse biased. D2 is reverse biased. तो इस वजह से करंट D1 की वजह से फ्लो करेगा। Hence current flows through the circuit due to diode D2. Hence current flows through the circuit due to diode D2 and output is obtained across load resistance RL and sorry, not D2 but D1. करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट ड्यू टू डायोड D1, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायस है, D2 आपकी रिवर्स बायस है। हेंस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट ड्यू टू डायोड D1 एंड आउटपुट इज obtained through load resistance RL. Load resistance RL. तो ये था पॉजिटिव हाफ के लिए। अब नेगेटिव हाफ में क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, तो जब आप नेगेटिव हाफ देंगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ये भी नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव। तो अब D1 का P नेगेटिव से कनेक्टेड है तो D1 रिवर्स बायस और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ AC इनपुट, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ AC इनपुट अपर एंड ऑफ S will be negative and lower end of S will be positive due to mutual induction. Mutual induction. तो इस वजह से D1 रिवर्स बायस होगी और D2 फॉरवर्ड बायस होगी। ओके, सो D1 is reverse biased and D2 is forward biased. Forward biased. Hence current flows through the circuit due to diode D2. Hence current flows through the circuit due to diode D2 and output is obtained across RL. Output is obtained across RL. लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट रिसीव की जाती है। तो इसमें जो आउटपुट होगा आपका वो होगा आपका आउटपुट VDC, दैट विल बी 2I0 बाई पाई इंटू RL। तो जो आपका हाफ वेव था उससे डबल आउटपुट है। हमने शायद हाफ वेव में जब ये एक्सप्रेशन लिखा था यहाँ VAC लिख दिया था इसको बाय मिस्टेक, तो ये VDC होता है, प्लीज़ ये ध्यान रखना स्टूडेंट।
क्योंकि आपकी आउटपुट डीसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। ऑल्दो इसमें कुछ एसी कंपोनेंट भी है, तो उसको हटाने के लिए कुछ फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ओके, तो ये आपकी आउटपुट होगी वी डी सी इक्वल टू 2I0/πRL। यहाँ AC नहीं होता, यहाँ DC ही आएगा, ये वी डी सी। ओके, तो ये था फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव आपके दोनों हाफ में आउटपुट देता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टूडेंट रिपल फैक्टर। एक रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है, तो अब हम रिपल फैक्टर पढ़ेंगे। रिपल फैक्टर है क्या? जो आपकी आउटपुट है ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी कंपोनेंट सुपर इम्पोज्ड है। तो इनको जो ये एसी कंपोनेंट है इनको रिपल्स कहते हैं, इनको रिपल्स कहते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका रिपल फैक्टर होगा उतना ही आपकी आउटपुट में एसी कंपोनेंट ज़्यादा होगा। ओके, तो हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है और फुल वेव के लिए कम होती है। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं रिपल फैक्टर की, और उससे पहले थोड़ा एक लाइन लिखते हैं कि जो आपका आउटपुट है रेक्टिफायर का वो प्योर डीसी नहीं है। द आउटपुट DC voltage of a rectifier, output voltage of a rectifier is not pure DC, वो pure DC नहीं है, and has some AC component and has some AC voltage or AC component superimposed on it, superimposed on it। ओके, तो यहां से डेफिनेशन लिखते हैं रिपल फैक्टर की। रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रिपल फैक्टर इसको हम गामा से लिखेंगे, is defined as root mean square value of AC component to the DC value of output voltage sorry, okay। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए गामा की वैल्यू होती है 0.48 और हाफ वेव के लिए 1.21। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर gamma is 1.21 and for full wave rectifier gamma is 0.48। और एक एफिशिएंसी हम डिफाइन करेंगे यहाँ रेक्टिफायर की। तो एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट पावर। ओके, तो एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर ईटा से लिखते हैं। गैमा क्या है? रिपल फैक्टर। ईटा रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। तो आउटपुट में क्या है? डीसी है, तो आउटपुट डीसी पावर डिवाइड बाय इनपुट एसी पावर इंटू 100। ये होगी एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर, चाहे हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो।
ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। तो स्टूडेंट ये था आपका सब कुछ रेक्टिफायर्स के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उनका रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी, और इसके साथ ही रेक्टिफायर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।